जय हिंद दोस्तों। आप सभी को समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग समर्पण बैच के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं का भी हम लोग हिंदी साहित्य का भी अध्ययन कर रहे थे। उसी बीच में हम लोग त्यौहार भी मनाए, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। और त्यौहार हमारे जीवन में सरसता एक अत्यंत उत्साह, उमंग और आध्यात्मिक चेतना जागृत करता है। तो त्यौहार तो होते ही रहेगा दोस्तों, और हम लोग का अध्ययन जो है वो भी जारी ही रहेगा। तो चलिए, बहुत दिन के बाद हम लोग पुनः मिलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग किस शीर्षक का, किस लेखक के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा रचित कौन सा कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, आज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित रोज शीर्षक है। जो शीर्षक का अर्थ जो है वे रोज, समझे ना। तो संक्षेप में हर हमेशा की तरह इस बार भी इसको भी समझे ना, थोड़ा सा लेखक के बारे में जान ले, लेखक के बारे में समझ संक्षेप में ही। देखिए, जन्म जो इनका हुआ था 7 मार्च 1911 में, और इनका जो निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987 में। जन्म स्थान है इनका कुसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के बाद। मूल निवास था इनका करतारपुर, पंजाब के थे। बात समझे ना। तो शिक्षा जो था इनका प्रारंभिक साल 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में हुआ पंजाब विश्वविद्यालय में। तो इतना बात समझ लेंगे। भाषा ज्ञान इनको क्या था भाई, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि के अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बात समझ ना। और इनकी अभिरुचि क्या था, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, समझिए ना। तो यही है। और इनको पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुगा, समझे ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित है, समझे ना। कृतियाँ है इनका। तो यही बात हो गया। चलिए, संक्षेप में ही हो गया, और इनके बारे में और हम लोग विवरण जानेंगे। एक आप लोग को बोले थे ना कि एक लेखक जी का जो भी रहेगा उनके बारे में क्या बोलते हैं, विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। एक अलग ही प्ले लिस्ट बनाया जाएगा। बात समझ ना। देखिए, एक विजय मोहन सिंह क्या लिखे इनके बारे में। देखिए, रोज आज्ञा की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तित्व अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है, वह उस युग की कहानियों में विरल है। बात समझ है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग भैया ध्यान केंद्रित कीजिएगा। काहे से बात यह है भैया, क्योंकि काहे से बात समझ, थोड़ा सा गाँव, थोड़ा सा हम भी जाते होते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बोलने का तौर तरीका, लहजा में थोड़ा सा परिवर्तन हो ही जाता है। इंसान है भैया, ये रोबोट नहीं है कि एक तरह की उसमें रिकॉर्डिंग मेमोरी फिट कर दीजिए और जैसे को तैसे बोलते ही रहेगा। बात समझ है ना। तो थोड़ा सा तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। बात समझ है ना। ध्यान केंद्रित त्यौहार है तो अभी तो आपको मन में थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, दोपहर रोज कहानी यहाँ से शुरू हो रहा है भैया। देखिए, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी का सांप की छाया मंडरा रही है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्शीय, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपीय घाना सा सन्नाटा फैला रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी, और फिर
पूर्वतः हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। बात समझे ना? मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मतलब पंखा से हवा, मतलब जो होता है ना, पंखा का मतलब हाँकना, गाँव में बोलते हैं। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वहाँ नहीं मानी, बोली, पर वहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो, या यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई 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 हु करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। कभी भ्रातृत्व के या बड़े बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे उसे इससे पूर्व देखा था पहले, तब वह लड़की लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषताएं मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिट्टी कहते हैं। गांव में देखिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका अलग अलग नाम लोग रख देते हैं। बात समझे ना? मैंने उसे बोला, टिट्टी टिट्टी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, ऊहू 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 ऊ। मालती ने फिर, समझ ना, रोने वोने का बच्चा जो तुतलाता है, बात समझे ना। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा, चुप रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था
कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसा आया हूँ। चुप बैठी हूँ। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ गुस्सा होकर समझ ना, खीन सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता हुई है, समझ ना। उसने एकाएक चौंक कर कहा, बात समझ ना भैया, कहा हूँ, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, समझे ना। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरी हुई वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्तय ही बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का त्वक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे, पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया कि दरवाजा, समझ। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। बात समझ ना, वे नहीं कहते लोग जनरली तो पति को अपना लोग आदर सूचा के साथ बात करते हैं, पति परमेश्वर। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। आंगन समझ ना, घर का जो आंगन होता है, चारों तरफ से मतलब रूम रहता है, एक आंगन हॉल टाइप का खुला रहता है, और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर, समझे ना। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। बात समझ ना। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। अपना अपना एक, समझ रहे ना, एक कहती होता है, ऑरा होता है, एक स्थान होता है, एक मतलब जैसे बोले ना कि जिस मतलब सीनियर जूनियर डॉक्टर जो होता है ना, तो अलग अलग उनको जो है ना कि क्वार्टर मुहैया कराया जाता है। बात समझ ना। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे
लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढाल पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वर्षों उगताए हुए हैं। उगताए मतलब उगताए हुए। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। समझ ना, आराम उराम करने के समय भी गर्मी के कारण। उस समय की बात है जब गर्मी बहुत प्रचंड रूप ले चुकी रहती है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले, कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता, और भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। लेट से खाना खाने में थोड़ा उसका आनंद अलग ही होता है। समझना, थोड़ा सा क्या ही बोला जाए, उसका स्वादिष्ट में भी बढ़ोतरी होती है। कारण क्या है कि भाई भूख बढ़ जाता है, और थोड़ा सा भी ज़्यादा भूख बढ़ जाता है तो थोड़ा मतलब नॉर्मल भी खाना रहे, साधारण सा भी, तो भी अच्छा लगने लगता है। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए भी बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही हो ही गया है, चिड़चिड़ा सा। जो बच्चा ना जो रोता होता है तो लोग ना कहता है कि चिड़चिड़ा सा हो गया, बराबर रोता ही रहता है। बात समझ ना, तो उसी के बारे में हमेशा ही ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। बच्चे जब जाते रोने वोने लगते, जिद कुछ बात को लिए पकड़ लेते, तो बराबर जो देखिएगा आमतौर पर अभिभावक भी गुस्सा में चिढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार मालती जो है, जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया, उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस हुए हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बात समझ ना, 2 की टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। समझ ना, तो एक बीमारी होगा, थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर, टिटी जो मालती का छोटा सा बच्चा है, मालती के पति का क्या नाम था भैया? समझ ना, महेश्वर नाम था। ये सब थोड़ा याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। समझे ना। झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी
सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था भाजी, तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो ना जमाव की बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ ले आए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं। शायद दो एक दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिक ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर मौन रहा, चुप रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली। कुछ खीन सी हो गई। मैंने फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ। मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गए। जनरली लोग जो साधारण जो होती है, महिलाएं तो कहती है कि भाई शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कुछ महिलाएं का ये कथन है। हो सकता है सत्य भी हो सकता है और असत्य भी साबित हो सकता है। इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। समझे ना, एक पुस्तक को एक कवर के आधार पर समझे ना, जज नहीं कर सकते कि एक पुस्तक कितने अच्छा है और कितनी खराब। उसको जज करने के लिए, उसको साबित करने के लिए आपको हर एक पन्ना पढ़ना होगा।
पढ़ना इन द सेंस भैया कि एक एक लाइन को आपको बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही आप साबित कर सकते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। बात समझ लेना। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में? पैदल। समझ है ना, लारी मतलब कुछ का शब्द वार्तालाप हो रहा है, पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। बात समझ ना, दोस्ती है भाई, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन माज रखती हूँ। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 बजे के बच्चे तब 6 कभी के बज चुके थे। बात समझना। तब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं मालती की पटरी, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने का पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। बात समझना। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। समझ ना भैया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यह गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी।
तब आ गई, बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। समझ ना, कांटा चुभ रहा है तो भाई हाथ काटा जा रहा है। एक होता है कि ज्यादा हो जाता है ना, अत्यंत पीड़ादायक, और उसमें कारण होता है तो हाथ पैर काटना पड़ता है। जैसे कि हाथ में हुआ तो हाथ काटा जाएगा, पैर में हुआ तो पैर। ये नहीं कि हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैर भी काट दिया जाएगा। कोई एक, समझ ना, वो उसका एक अलग सर्जरी होता है, अलग उसका उपचार किया जाता है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल के। सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई जाए अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करते थे। भाई डॉक्टर लोग मतलब एक अलग ही पेशा बांट के होते हैं, समझ है ना। पहले की बात करें, शुरू में आम दिन भी देखिएगा ना, समय आता है कि आप भी मतलब थोड़ा सा बहुत गंभीर टाइप के हो जाते हैं, गंभीर स्वभाव के। कुछ हुआ भी तो ठीक है, समझा बना के नॉर्मल। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 पानी आने का। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। तब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और मुझे उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी, आराम होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। बात समझ ना। अब के नीचे जाएंगे तो चरपाइया लाएंगे। बात समझ ना। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। बात समझ ना। वो कह रही हैं टीटी के ऐती मालती का दोस्त थी, जो सहेली थी। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगे। बात समझ। अब बात किसी से भी कीजिएगा तो एक आपको मतलब एक विषय होना चाहिए ना, और वो भी कॉमन सा कि सभी लोग उस पर थोड़ा सा वार्तालाप कर सके। ये नहीं कि हाँ भाई आपका कॉमन है, केवल आप ही जानते हैं, तो थोड़ा सा उसका समझ ना। तो वही बात हो गया। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। अब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। बात समझ ना। गर्मी का दिन है तो आम का सीजन है उस समय।
मालती के भीतर देखिए, गर्मी खाती नहीं, गर्मी का मौसम, समझ ना। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। आमतौर पर गाँव सब में ये सब देखा जाता है, कोई ऐसा छोटा मोटा चीज हो उसको गाँव में कहते हैं अखबार के कटिंग में लपेट देकर रख देते हैं लोग। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। अब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। जिन दो आम, बहुत लोग का आदत होता है ना कि पुराना अखबार भी बहुत चाव से के साथ पढ़ते हैं, समझ ना। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास में से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। समझ ना, उस समय की बात कर रहे हैं, खाना। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था, गुस्साकर। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधोड़ दूंगा। समझ ना, मालती के पास जो है ना कि अभिभावक की बात है। मालती ने चुपचाप किताबें ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। समझ ना, पढ़ने के लिए बुक मिल रहा है पुस्तक का, उसको फाड़ दे रही है। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा ला मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रहती। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। बात में है। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। उस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। बात में ना, कहावत भी है भैया कि जो लड़कियां शादी से पहले मतलब मायके में मुंह फुलाती थी, वही लड़कियां शादी के बाद ससुराल में रोटी फुलाती है। बात समझ ना। तो एक ससुराल का एक अपना एक क्या बोलते भैया रूपरेखा होता है, कर्तव्य होता है। कर्तव्य का वहाँ पर निर्वहन करना पड़ता है, एक जिम्मेदारी का वो आपको सौंप दिया जाता है। तो और यहाँ पर भी रहता है, परंतु उतना नहीं रहता है। कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह बात समझ, जैसे कि देख रहे कि वहाँ पर मायके में थी तो उसके पिताजी थे, किताब ला कर पुस्तक देते थे पढ़ने के लिए, तो उसको फाड़ कर फेंक देती थी। और यहाँ पर फटा हुआ अखबार का टुकड़ा भी मिल रहा है तो उसको बहुत ही चाव के साथ, रुचि के साथ पढ़ रही है। बात समझ ना। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टिटिन की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृत हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई रसोई
में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था। कॉल मालती का बच्चा जो था टिट्टी पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँध रहे हैं। वह लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसकर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभर्व था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झड़ रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय किंतु उद्गममय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भी भाप से उठकर वातावरण में खो जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिष्यों ने अपनी चिर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले महेश्वर ऊँध रहे थे और मालती उस समय भोजन से निर्वृत्त होकर दही जमाने मतलब समझ लेना, दूध से दही बनाना प्रक्रिया को जमाने कहते हैं, के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। बात समझ ना। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस अलस जिज्ञासा से
मैंने टिट्टी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवचित वामता से भर उठा और खिसकर पलंग से नीचे गिर पड़ा। बसमन और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को, टिट्टी को। यह सब मानो एक ही छीन में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगते ही रहते हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युवती, माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या ही नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौन में धून की तरह लग गई है। इसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, फिर उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँध रहे थे। टिट्टी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, समझ ना। तभी 11 का घंटा बजा। समझ ना समय। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात अचानक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए हैं। समझ ना भैया। तो यहीं पे समाप्त हुआ। थोड़ा सा इसको शब्द निधि देख लिया जाए। अकथ्य, जिसे कहा ना जा सके। आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़िएगा। अस्पृश्य, न छूने योग्य, पड़ा कंपे, कांपता हुआ, विस्मय, अचरज, पूर्वतः पहले की तरह, भ्रातृत्व, भाई भाई का रिश्ता, स्वेच्छा, अपनी इच्छा, स्वतंत्रता, अपने मन के अनुसार, उन्मुख, किसी चीज की ओर झुका हुआ, वामता, विपरीतता, तौक, भार, वसूली, अपर संज्ञा, लक्षणों से पता चला। मूक, बेआवाज, शांत, चंद्रिका, चांदनी, अनभर्व, अनर्भ, बिना बादल का, विस्तीर्ण, चौड़ा, फैला हुआ, यंत्रोक्त, मशीन की तरह, विस्मृति, भूलना, विस्मरण। समझ ना। तो भैया ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि भाई बहुत समय लिए, तो क्या ही कीजिएगा भैया, लाइन बाय लाइन पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, बात समझ रहे ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।